स्टूडेंट 31 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, जिसमें आपको पता है कि 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा और आपके बाद एमपी बोर्ड एग्जाम है, जिसमें से आपका 1 से 10 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चंस निकाले हैं आपकी बुक में से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। इन क्वेश्चनों में से आपके 1 से 10 तक क्वेश्चन बन जाएंगे, आराम से 10 में से 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट एंटीनिम फॉर द वर्ड होप। यहाँ पर आपको जो होप वर्ड है, इस होप वर्ड का एंटीनिम बताना है, मतलब इसका अपोजिट विलोम शब्द यहाँ पर बताना है। एंटीनिम का मतलब होता है विलोम। तो होप मतलब होता है आशा। अब देखते हैं अपन आंसर में। हॉट, हॉट मतलब गर्म होता है, स्टार्ट मतलब शुरू होता है, डिस्पेयर मतलब निराशा होता है, और डीप मतलब गहरा होता है। तो होप यानी आशा, तो डिस्पेयर मतलब निराशा। सी वाला आंसर इसका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड फ्रेश। अब यहाँ पर आपको फ्रेश जो शब्द है इसका एंटोनिम बताना है। फ्रेश का मतलब होता है ताजा, कोई चीज़ ताजी है, नई नहीं है। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा। कोल्ड मतलब ठंडा होता है, न्यू मतलब नया होता है, स्टील मतलब बासी होता है, और शेलो मतलब होता है उथला हुआ। तो यहाँ पे स्टील जो तीसरा है, स्टील मतलब बासी या पुराना, तो फ्रेश मतलब ताजा। तो फ्रेश का अपोजिट एंटोनिम आएगा स्टील। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड एंड। अब यहाँ पर आपको एंड अर्थात खत्म या समाप्त का एंटोनिम वर्ड बताना है, अपोजिट बताना है। हेल्प मतलब मदद करना, डीप मतलब गहरा, बिगनिंग मतलब शुरुआत करना, और स्टिल मतलब बासी। अगर एंड मतलब समाप्त होता है तो बिगनिंग मतलब शुरुआत करना या फिर नई शुरुआत करना, कुछ प्रारंभ करना। तो इसका सही आंसर बिगनिंग होगा, एंड का बिगनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाट डू वी नीड टू मेक ए ब्रेंड न्यू स्टार्ट। हमें एक ब्रेंड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता, किस चीज़ की नीड होती है। हमें अगर नई शुरुआत करनी है तो हमें क्या चाहिए ऐसा। एक डीप डिस्पेयर, एक गहरी निराशा चाहिए। ए डीप डिजायर, एक गहरी इच्छा या फिर इच्छा शक्ति चाहिए। ए सनसाइन, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ए ग्रेट फेलियर, एक महान असफलता चाहिए। अगर हमें नई शुरुआत करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, हम फेल हो गए हैं, तो उसके लिए हमें एक डीप डिजायर, गहरी इच्छा शक्ति अगर हमें है तो हम वापस से नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हमें एक नई शुरुआत करने के लिए एक डीप डिजायर की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोयम अनदर चांस टेल्स अस। जो आपकी पोयम है लेसन फर्स्ट में ही, अनदर चांस मतलब दूसरा मौका, वो आपको क्या टेल्स करती है, क्या आपको बताती है। टू बी सेड, हमेशा दुखी रहिए। टू मेक मनी, मनी को बनाइए, पैसे मतलब पैसों के पीछे भागिए। नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी डिस्पेयर में, निराशा में हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए। टू बी हैप्पी, खुश रहिए। तो जो पोयम है अनदर चांस, इसका मतलब ही होता है, अनदर चांस का मतलब कि दूसरा मौका। तो दूसरा मौका मतलब कब मिलेगा हमें दूसरा मौका, जब हम निराशा में नहीं डूबेंगे, पहली असफलता से हम निराशा में नहीं डूबेंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका 3, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द राइमिंग वर्ड ऑफ वे। यहाँ पर वे का तुक वाला शब्द आपको बताना है। राइमिंग का मतलब होता है तुक, तो वे का तुक वाला शब्द सी वी से। तो वे का तुक वाला शब्द यहाँ पर से और वे दोनों की तुक मिल रही है, राइम मिल रही है, तो सही आंसर से होगा। अब आपके लेसन 4 से है क्वेश्चंस, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्यूपिल ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के प्यूपिल हैं, इनकी लाइफ में कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाग अदा करती है, रोल अदा करती है, कौन सी ऐसी चीज़ है। हमने लेसन पढ़ा हुआ है वहाँ पर ट्री आवर्स एरियर में, जो जहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। तो उन लोगों के यहाँ पर जो लाइफ में सबसे मेन पार्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्टर थे, फॉरेस्ट यानी जंगल, एनिमल यानी जानवर, रिवर यानी नदी। हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो उनका मेन जीवन था, जिससे उसे वुड मिलती थी, फ्यूल मिलता था उन्हें, उनके जो जानवर है, जो केटल से उनके लिए फोडर मिलता था, तो वो सभी चीज़ें फॉरेस्ट, जंगल से उन्हें प्राप्त होती थी। इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट पीपल के लिए जो पार्ट है वो है फॉरेस्ट। तो सही आंसर इसका होगा फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नेम ऑफ द मूवमेंट इज द लेसन ऑफ टू प्रोटेक्ट द ट्री। जो ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो लेसन में जो अपना पार्ट है, उसमें जो पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन चलाया गया है, उस मूवमेंट का अपन को नाम यहाँ पर बताना है। फॉरेस्ट मूवमेंट अर्थात जंगल आंदोलन, चिपको मूवमेंट पेड़ से चिपक कर चिपको आंदोलन, ट्रीस मूवमेंट अर्थात पेड़ मूवमेंट, या कटिंग ट्रीस मूवमेंट पेड़ों को काटने वाला आंदोलन। तो हमने जैसे लेसन में पढ़ा था कि जो उत्तराखंड के दसोली ग्राम में जो गोपेश्वर गांव था, वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका ले लिया था और पेड़ काटने लग गए थे। तो वहाँ के सभी लोग पेड़ को हग कर उससे चिपक कर पेड़ की रक्षा कर रहे थे। तो पेड़ से चिपक कर उन्होंने रक्षा करी, पेड़ से चिपक कर प्रोटेक्ट किया उन्होंने ट्री को। तो उन्होंने चिपक कर मतलब चिपको आंदोलन वहाँ पर शुरू किया। तो सही आंसर आपका आएगा चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चिपको मूवमेंट स्टार्ट इन। अभी जैसे मैंने बताया कि चिपको जो मूवमेंट है, चिपको जो आंदोलन है, वो कहाँ स्टार्ट हुआ था। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, राजस्थान में। तो ये उत्तराखंड के दसोली, जो आपको वहाँ पे उत्तराखंड का आपका एक वो जिला है, जो उत्तराखंड के आपके चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गोपेश्वर जो गांव है, उस गोपेश्वर गांव में ये स्टार्ट हुआ। तो चिपको मूवमेंट आपका स्टार्ट उत्तराखंड में होता, आपको याद रखना है। उसका जगह जिले का नाम याद रखेंगे, चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और गोपेश्वर गांव से स्टार्ट हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज इन्वाइटेड बाय द किंग कृष्णदेव राय टू ड्रा द पोर्ट्रेट। अब जो आपका नेक्स्ट लेसन है इससे स्टार्ट है,
वाला आपका जो क्वेश्चन है मेजर फॉर मेजर से, कि जो हु वाज इनवाइटेड, कृष्णदेव राय ने किसको इनवाइट किया था अपनी पोर्ट्रेट, अपना चित्र बनाने के लिए। तो ये कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी कि जो कृष्णदेव राय थे वो उनके दरबार में एक बार एक व्यक्ति आया था जिसका नाम राजा वर्मा था। वो बहुत अच्छा चित्रकार था और वो बहुत अच्छे पोर्ट्रेट चित्र बनाता था। तो कृष्णदेव राय ने उसको अपने दरबार में बुलाया और अपनी एक पोर्ट्रेट उसे बनाने को बोला। जब उसने पोर्ट्रेट बनाई तो उसको देखकर कृष्णदेव राय बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उसने बहुत ही सुंदर उनकी चित्र पोर्ट्रेट बनाई थी। तो उसको देखकर इतना भाव विभोर हो गए तो उन्होंने राजा वर्मा को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन अब राजा वर्मा एक पेंटर था तो उसको शासन करना तो आता नहीं था, तो पूरा जो शासन था अस्त व्यस्त हो गया। तो जो गाँव के लोग थे, जो एल्डर लोग थे, जो टाउन के जो एल्डर्स थे, बड़े बूढ़े थे, वो सभी लोग तेलानी रमन के पास गए और उसने बोला कि कुछ मदद करो हमारी, कुछ ऐसा तरीका निकालो, हारमोनियस तरीका जिससे कि हमारा कुछ शासन ठीक हो, राजा वर्मा भी उससे पद से हट जाए। तो तेलानी रमन ने एक तरकीब निकाली। उसने राजा जो किंग था वहाँ का, कृष्णदेव राय, उनको अपने घर पर बुलाया और रानी को बुलाया और सभी दरबारियों को बुलाया, एक भोजन के लिए, एक दावत के लिए, एक फीस्ट के लिए बुलाया। लेकिन उसने क्या करा उसमें कि राजा वर्मा को उसने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बुलाया। तो जो राजा वर्मा था उसने नहीं बुलाया, बाकी सभी लोगों को उसने दावत के लिए बुलाया। अब जब दावत वहाँ पर तैयार हो गई तो दावत को उसने एक कारपेंटर से बनवाया था। एक उसने पूरे शहर में कारपेंटर को ढूंढा, अच्छा वाला गुड कारपेंटर, और उसने दावत बनवाया। अब राजा को जब खाना परोसा तो राजा ने जब खाना खाया तो खाना बहुत ही, जो उनकी दावत था, भोजन था, बहुत ही बेडली कुक्ड, मतलब बहुत बुरी तरीके से जला हुआ खाना परोसा गया। तो राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में लिया, वो चिल्लाकर बोला कि अरे ये क्या है, और तेनालीरामन तू हमें क्या मारना चाहते हो, ऐसा खाना क्यों बनाया, किसने बनाया ये? तो उसने बड़ी विनम्रता से बोला कि ये कारपेंटर ने बनाया है महाराज। तो राजा बड़ा हंसता हुआ कि तुम मूर्ख हो क्या, कारपेंटर का भी खाना बनाता है क्या? तब उसने बोला कि जब एक चित्रकार शासन चला सकता है तो एक कारपेंटर खाना क्यों नहीं बना सकता। तो ये जो उसने एक छोटी सी घटना उसके यहाँ पर तेनालीरामन ने करवाई, तो राजा को इससे गलती का एहसास हुआ। और जब ये गलती राजा वर्मा को पता लगी तो उसने स्वयं इस्तीफा दे दिया राजा को शर्मिंदा होने से पहले ही, कि भैया वहाँ पर उसने तेनालीरामन ने कारपेंटर से खाना बनवा के महाराज को खिलवा दिया। तो ये जो कहानी बहुत अच्छी कहानी, इससे क्वेश्चन है अपना कि हु वाज इन्वाइटेड बाय द किंग कृष्णदेव राय टू ड्रा द पोर्ट्रेट। अपनी पोर्ट्रेट बनवाने के लिए कृष्णदेव राय ने किसको इन्वाइट किया था? तो राजा वर्मा को उन्होंने बुलाया था, फिर बाद में सीएम बनाया था। तो तेनालीरामन तो आ नहीं सकता, कोर्ट दरबार भी नहीं आ सकता, सेक्रेटरी वाला इसका आंसर आएगा राजा वर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी लेसन से वो भी कि तेलानीरामन डिड नॉट इनवाइट। अब तेलानीरामन ने अपने घर पे जब दावत रखी थी तो किसको इनवाइट नहीं किया था? आपको पता है उसने कि द किंग को बुलाया था, क्वीन को भी बुलाया था, कोर्ट को बुलाया था, राजा वर्मा को उसने नहीं बुलाया था। तो इसमें आएगा आंसर 4 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी लेसन से है, हुम डिड द एल्डर्स ऑफ टाउन अप्रोच। जो टाउन के, जो कस्बे के जो एल्डर लोग थे, वो एल्डर्स मतलब बड़े बूढ़े जो भी वहाँ के थे, वो सभी अप्रोच कहाँ पर मदद करने के लिए गए, कहाँ पर किसके घर पे गए थे, किसके पास वो गए थे अप्रोच मदद मांगने के लिए? तो राजा वर्मा के पास नहीं गए थे, वो किंग के पास भी नहीं गए थे, क्वीन के पास भी नहीं गए थे, वो गए थे तेलानीरामन के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से है, हु प्रिपेयर्ड ए सम टी हाउस फीस्ट फॉर द किंग। एक राजा के लिए सम टी हाउस फीस्ट, शानदार दावत, फीस्ट मतलब होता है दावत, शानदार दावत किसने बनाई थी? अब तेनालीरामन ने किसको बुलाया था अपने घर पर खाना बनाने के लिए? कुक को तो बुलाया नहीं था, उसने कारपेंटर को दिया था। तो राजा वर्मा तो बना नहीं सकता दावत, क्योंकि उसको तो बुलाया भी नहीं था, ना उसने दावत बनाई होगी। तेनालीरामन ने कारपेंटर को अपने घर पे बुलाया था और उससे ये दावत, राजा की दावत उसने बनवाई थी। तो इसका आंसर आएगा 2 वाला, कारपेंटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है इसी लेसन से, बहुत सरल सा है, अपोजिट जेंडर ऑफ किंग इज। किंग का अपोजिट जेंडर सबको पता है, क्वीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेसन 8 से द मून से, इसमें देखते हैं हम, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम द मून। जो द मून है आपकी पोएम, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? पढ़ते हैं, R.L. स्टीवेंसन, हेलन स्टेनर राइस, वर्ड्सवर्थ, हेनरी। अब इसमें याद रखना कि जो R.N. स्टीवेंसन है वो आपके द मून के राइटर हैं, वो जो हेलन स्टेनर राइस है वो आपके जो फर्स्ट वाले लेसन है आपका अनदर चांस, उसके वो राइटर हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, R.N. स्टीवेंसन द मून के राइटर हैं और हेलन स्टेनर राइस आपके अनदर चांस जो आपका फर्स्ट वाला लेसन है उसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द माउस डूइंग। अब आप हमने जब ये पोयम पढ़ी थी तो जो माउस थे जो वो क्या कर रहे थे, जब मून आपका जो मून है वो चमक रहा था, उसमें माउस क्या कर रहे थे? वो अजीब गरीब आवाज़, चूं 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 की आवाज़ होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्वेकिंग। सेकंड आपका ऑप्शन है स्क्वेलिंग, स्लीपिंग, रनिंग। तो जो माउस थे वो स्क्वेकिंग कर रहे थे, थोड़ा आपको याद रखिए, जो माउस थे वो स्क्वेकिंग कर रहे थे, जो कैट थी वो स्केलिंग, याद रखना, कैट आप क्या कर रहे थे, स्केलिंग कर रहे थे। तो स्लीपिंग आपके जो बर्डीज थे, जो चिड़िया के बच्चे थे वो आपके स्लीपिंग कर रहे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द साउंड मेड बाय एलिफेंट। एलिफेंट का साउंड क्या होता है, एलिफेंट कौन सी आवाज़ निकालता है? तो बार्क, रोर, बज, ट्रम्पेट। तो एलिफेंट आपका ट्रम्पेट, एलिफेंट की जो साउंड होती है वो ट्रम्पेट होती है। बार्क की किसकी आवाज़ होती है? बार्क आपकी डॉग की आवाज़ होती है, डॉग, बार्क मतलब भौंकना। रोर आपकी लोयन की आवाज़ होती है और बज आपकी बी अर्थात मधुमक्खियों की आवाज़ होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पिक द ऑड वर्ड। आपको इसमें से जो अलग शब्द है, अलग वर्ड है, उसको पिक करना है, ढूंढना है, जो उस कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे सन, सूरज, स्टार, तारे, ट्री, पेड़, मून, चंद्रमा। अब सन, स्टार और मून ये सभी अंतरिक्ष वाली चीज़ें हैं, ट्री एक पेड़ है, तो यहाँ पर ट्री इसमें कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट डू द बर्डीज डू वेन द मून शाइन। जो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था कि जो बर्डीज हैं, जो चिड़िया के बच्चे हैं, वो जब मून चमकता है, शाइन करता है, तब क्या करते हैं? क्राइंग रो रहे थे, स्लीपिंग सो रहे थे, फ्लाइंग उड़ रहे थे, रनिंग भाग रहे थे। तो बर्डीज थे वो स्लीपिंग कर रहे थे, केट स्क्वेलिंग कर रही थी, और जो माउस था वो स्क्वेकिंग कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, जो आपके लेसन 9 से कल्पना द स्टार से है। हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ने के लिए, हर मतलब वो, या फिर उनको इंस्पायर किन ने करा था? तो हर मतलब कल्पना चावला को इंस्पायर किन ने करा था? रतन टाटा ने, इंडियन पायलट JRD टाटा ने, नरेंद्र मोदी ने, या फिर राकेश शर्मा ने? हमने लेसन अच्छे से पढ़ा है। कल्पना चावला को इंस्पायर्ड इंडियन पायलट JRD टाटा ने किया था। जो कल्पना चावला को इंस्पायर इंडियन पायलट JRD टाटा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये। वेन अर्थात कब, वेयर मतलब कहाँ, कल्पना चावला का बोर्न जन्म, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन में, 1 जुलाई 1962 इन करनाल हरियाणा, 17 जून 1962 इन करनाल हरियाणा, 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा, 17 अप्रैल 1962 इन करनाल हरियाणा। तो करनाल हरियाणा तो बिल्कुल चारों में है, तो चारों में सही है। करनाल हरियाणा तो हमें रटना ही है, याद कर ही लेना है, लेकिन जो डेट है वो सही डेट याद करनी है हमें। तो 17 मार्च आपका, 17 मार्च 1962, ये बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लीजिए। 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। ये आपकी डेट है, वेन यानी 17 मार्च 1962, और वेहर मतलब करनाल कहाँ, ये करनाल हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। स्थान का नाम अपन करनाल हरियाणा बताएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाट डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। नासा द्वारा यहाँ पर वो वर्क करते थे, उनके द्वारा जब कल्पना की, जब उनकी लास्ट वाली फ्लाइट जो STS 107 थी, वो जब आ रही थे वो वापस से अर्थ पर, तो क्रैश हो गई, तो सभी लोग की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद में नासा द्वारा उनको क्या डेडिकेट किया था, क्या चीज़ें उनको समर्पित की थी उन्होंने, क्या उन्होंने उनके नाम पे समर्पित किया था कि भैया ये इनके नाम पे समर्पित रहेगा। डेडिकेशन मतलब समर्पित करना, किसी चीज़ को समर्पित होना। तो ये सुपर कंप्यूटर, ए सुपर एरोप्लेन, ए प्लानेट, ए यूनिवर्सिटी, हमने उसमें देखा है, लेसन के लास्ट में लिखा हुआ है कि ये सुपर कंप्यूटर डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, नासा के द्वारा सुपर कंप्यूटर उनके नाम से डेडिकेटेड किया गया था। तो आपको ये अच्छे से याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रे ऑफ फ्लाइट STS 107 परफॉर्म। हाउ मेनी मतलब होता है कितने, एक्सपेरिमेंट वहाँ पर प्रयोग, डिड द क्रे मतलब जो समूह होता है फ्लाइट में जो लोग बैठते हैं 4 5 6, उनको अपन क्रू बोलते हैं। और फ्लाइट STS 107 सेकंड वाली फ्लाइट थी, उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट वहाँ पर कर लिए थे? सेकंड फ्लाइट की बात कर रहे हैं, वो कितने वहाँ पर उन्होंने प्रयोग कर लिए थे? तो हमने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि 80 एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहाँ पर कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगले लेसन से, नो मोर अबाउट, जो आपके ट्राइबल एरिया से आता है जो लेसन है आपका, बहुत अच्छा लेसन है ये भी, भगोरिया 8 का पैराग्राफ इसमें आता है। तो इसको अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज गातला। गातला क्या है? गातला जैसे हमने पूरा लेसन पढ़ा है कि जब भील में से किसी की अप्राकृतिक अननेचुरल डेथ हो जाती है, तो वो लोग उसकी याद में पिल्लर बनाते हैं, स्टोन का पिल्लर बनाते हैं, कैसा, पत्थर का बिल्कुल पिल्लर बनाते हैं, उस पर ऑयल को वो पेंट करते हैं, उसकी याददाश्त के रूप में उस पर चित्रकारी करते हैं और उसको वहाँ पर सजा कर रखते हैं। तो एक मेमोरी पिल्लर है उनका, याददाश्त के रूप में उसको बनाते हैं और उस पर ऑयल पेंट करते हैं। तो गातला क्या है? एक मेमोरी पिल्लर है। वॉल पेंटिंग नहीं है, डोर पेंटिंग ऑप्शन में नहीं है, मेमोरी पिल्लर। तीसरा वाला हम देखेंगे, मेमोरी पिल्लर, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वाज पेमा फात्या। अब हमने जैसे लेसन पढ़ा था लेसन 12 में, नो मोर अबाउट में 2 व्यक्तियों के नाम बताए थे भील में और गोंड में, कि पेमा फात्या और राम सिंह उर्वेती। तो जो पेमा फात्या थे वो भील आर्टिस्ट थे, आपको ये याद रखना है। पेमा फात्या भील आर्टिस्ट थे और राम सिंह उर्वेती जो थे वो गोंड आर्टिस्ट थे, दोनों वहाँ के आर्टिस्ट कलाकार ही थे। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, भील पेंटर नहीं थे, भील आर्टिस्ट, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, हु वाज राम सिंह उर्वेती, तो वो आपके क्या थे? गोंड आर्टिस्ट, तो इसमें बी वाला, ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, गोंड आर्टिस्ट। पेमा फात्या जो आपके थे वो भील आर्टिस्ट थे और जो आपके राम सिंह उर्वेती थे वो गोंड आर्टिस्ट थे। दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। व्हाट इज गुदानी। अब ये जो 3-4 उन्होंने कला भील के वहाँ पर बताइए, गुदानी, बुदानी और चीना, इनको अच्छे से याद करना है कि आखिरकार है क्या ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गुदानी। अब ऑप्शन में देखें, वॉल पेंटिंग ऑफ कोरकूस, डोर पेंटिंग ऑफ कोरकूस, वॉल पेंटिंग ऑफ गोंड्स। अब देखो गुदानी, अब इसके ट्रिक है यहाँ पर कि गुदानी अर्थात जी से शुरू होता है और जी से ही हमारा क्या बनता है? गेट। जिसे हमारा बनता है गेट। गेट मतलब ना दरवाजा, तो दरवाजा को हम बोलते हैं डोर। तो याद रखना, गुदानी जो आपकी है वो डोर पेंटिंग है, कोरकू की डोर पेंटिंग आपकी गुदानी है। जो गुदानी है आपकी वो डोर पेंटिंग हो गई है। और अब आपका आता है बुंदानी। बुंदानी क्या है? अब बुंदानी से समझ लीजिए आप कि बी, और बी से अपना बनता है बाल, है ना। तो बाल और वाल, वाल मतलब दीवार होती है, तो बाल और वाल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं अपन को। तो बुंदानी अर्थात वॉल पेंटिंग। ऑप्शन से में दे रखा है यहाँ पर, देखते हैं हम, व्हाट इज बुंदानी। अब यहाँ पर एक बुंदानी दे रखा है इन्होंने, बुंदानी क्या है? तो बुंदानी एक वॉल पेंटिंग है और जो डोर पेंटिंग थी वो गुदानी थी। बुदानी में हम बी को देखते हैं और बी से हमने बना दिया बाल, और बाल का बन गया अपना वाल, और वाल से बन गया आपका वॉल पेंटिंग।
और उसका जी से बन गया था गेट, गुदानी का। अब नेक्स्ट आपको देखते हैं हम चीना। ये चीना क्या है, व्हाट इज चीना। तो जो चीना है ये दोनों से अलग है, ये दोनों जो पेंटिंग थी वॉल और डोर ये सभी कोरकू वालों की थी, बुदानी, गुंदानी और बुदानी। और जो चीना है आपका, ये चीना आपका गोंड का है, वॉल पेंटिंग है गोंड से, तो एक अलग बचा हुआ है तीनों में, तो इसे हम आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट टू पेस का सदगुण वाला जो हमारा लेसन है, युधिष्ठिर वाला, 5 युधिष्ठिर वाला, उस लेसन को हम पढ़ते हैं जिसमें युधिष्ठिर हैं जिनको जंगल में घूम जाते हैं या फिर जंगल में वनवास के दौरान बहुत तेज उन्हें प्यास लगती है, फिर वो एक एक करके युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर जो तालाब होता है वहाँ पर आवाज़ आती है और वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ नियम है, इसके हमें प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे तभी आप पानी पी सकते हो। लेकिन चारों भाई नहीं मानते और उनकी डेट हो जाती है, फिर अंत में युधिष्ठिर जाते हैं वहाँ पर और वो भी जब आवाज़ आती है उनसे तो वो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे देते हैं, फिर उनको वहाँ पर सभी चारों भाइयों को जीवित कर देते हैं। तो ये लेसन बहुत अच्छा है, इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है अपना, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यक्षा आस्क युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से कितने क्वेश्चन यक्ष ने किए थे, हाउ मेनी मतलब कितने, यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन किए थे। तो उसने 8 क्वेश्चन अपनी बुक में दे रखे हैं, तो 8 क्वेश्चन उसने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वन वर्ड में बोला है उन्होंने, वन वर्ड एक शब्द में उत्तर बताना है। ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड, एक ऐसा जंगली पौधा जो उग जाता है, ग्रो कर जाता है कहाँ पर, इट इज नॉट वांटेड, जहाँ पर उसकी वांटेड अर्थात जरूरत नहीं होती फिर भी वो उग जाता है। जैसे हमारे खेतों में उगती है घास फसल के साथ साथ, हम घास बोते तो नहीं है लेकिन फसल के साथ वो उग जाती है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, दवाई छिड़क के खत्म कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं खरपतवार। इसी घास को हम बोलते हैं जो बिना जरूरत को उग जाती है उसे खरपतवार। तो वीड का मतलब होता है खरपतवार या फिर जंगली घास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी लेसन से हमारा, हु सेड दिस, यहाँ किसने कहा, हु मतलब कौन है, सेड मतलब कहने वाला, यहाँ किसने कहा था, क्या कहा था, स्टॉप डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉस ऑफ द दिस पूल, दिस पूल इस पूल के, इस तालाब के जो लॉस है, जो नियम है, अगर उनका पालन किए बिना आप यहाँ पर वाटर को ड्रिंक करते हैं, रुकिए, आपको अभी रुकना है, स्टॉप मतलब रुकना है, आपको पानी नहीं पीना है जब तक आप इस पूल के जो लॉस है इनका जवाब नहीं देते हैं। तो ये आवाज़ किसकी थी, नकुल की तो नहीं थी, वो पानी लेने गया था नकुल तो, लेकिन उसको आवाज़ सुनाई, जिसने बोल कौन रहा था, युधिष्ठिर थोड़ी बोल रहा था, युधिष्ठिर भी नहीं बोल रहा था पीछे से, ये तो यक्ष जो वहाँ पर यक्ष थे वो वहाँ पर ये चीज़ पूछ रहे थे सबसे, तो इसका सही आंसर आएगा आपका यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वाज नकुलास मदर, नकुला की माँ कौन थी। अब जैसे हमने 5 पांडव पढ़े हैं तो उसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये जो तीनों हैं ये कुंती के पुत्र थे, और जो नकुल और सहदेव थे माद्री के पुत्र थे। ये 2 अलग अलग माओं के पुत्र थे। जो राजा पांडु थे उनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती के जो 3 पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और जो माद्री थे उनके 2 पुत्र थे नकुल और सहदेव। तो यहाँ पर हु वाज नकुल्स मदर, नकुल की मदर माद्री थी, आप याद कर लीजिए इसे। अब इसमें एक और ग्रामर से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर साइलेंट लेटर से, चूज द साइलेंट लेटर, वर्ड वॉक। अब यहाँ पर एक शब्द दिया उन्होंने वॉक, अब इसको हम पढ़ते हैं वॉक। अब इसमें जो एल है इस एल की साउंड नहीं आ रही है, तो इसमें जो ये एल है साइलेंट लेटर में जाएगा, ऐसा लेटर जिसकी साउंड नहीं है तो जो साइलेंट रहता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपना सी वाला सही होगा, सी में एल दे रखा है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये भी आपका साइलेंट लेटर का है, नो। अब इसमें नो पढ़ रहे हैं अपन, के का इसमें जो साउंड है वो नहीं आ रहा है, तो इसमें सही आंसर आपका होगा सी वाला, के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेसन 11 से, सेव वाटर सेव लाइफ से, ए बिग बॉल। अब यहाँ पे जो बॉल लिखा हुआ है ये बॉल नहीं है वॉल है, बॉल मतलब दीवार, जो बॉल यहाँ पर गलती से लिखा गया है। ए बिग वॉल एक्रॉस ए रिवर, एक नदी है, नदी के एक्रॉस में बीच में एक वॉल यहाँ पर बनाई गई है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं डैम, अर्थात बांध। हमारे यहाँ पर बना हुआ है जैसे नदी के बीच में एक बांध बना हुआ था, तो हम डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्लोगन मीन्स। अब स्लोगन का क्या मतलब होता है, स्लोगन का मतलब होता है नारा, कोई हम नारे लगाते हैं, कुछ स्लोगन बोलते हैं हम, तो उसका क्या मतलब होता है, वर्ड फॉर फ्रेश गिविंग सम मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली, कुछ शब्द या फिर इसमें एस लगेगा वर्ड्स में, फ्रेश यहाँ पर फ्रेश मतलब कुछ एक पैराग्राफ या फिर छोटा सा 2 शब्दों का समूह, गिविंग सम मैसेज अट्रैक्टिवली, जो गिविंग देते हैं, अट्रैक्टिवली बहुत ही आकर्षक मैसेज, और क्विकली बहुत ही जल्दी मैसेज पहुंचा देते हैं। तो बिल्कुल हाँ, स्लोगन अर्थात नारा ऐसा ही चीज़ होती है जो तुरंत हमें एक मैसेज, तुरंत और बहुत अच्छा मैसेज, अट्रैक्टिवली मैसेज देते हैं। अब 2 ऑप्शन से दे रखे, जैसे इसमें सेंटेंस यूज इन एडवर्टाइजमेंट, अर्थात किसी विज्ञापन में कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो नहीं, वो तो नारा स्लोगन नहीं होता। डायलॉग इन ए फिल्म और टेलीविजन, अर्थात टेलीविजन सीरियल में और फिल्म में जो डायलॉग होते हैं वो भी कभी नारा हो ही नहीं सकते, स्लोगन हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बर्निंग इशू मीन्स, बर्निंग। अब इसमें एक शब्द आया यहाँ पर बर्न, बर्न का मतलब होता है जलना, अभी जलता हुआ, तो बर्निंग इशू अर्थात जलता हुआ एक इशू, जलता हुआ कोई सा सूचना है, तो हम बोलते हैं ना आग की तरह वो खबर फैल गई, तो ऐसी खबर कौन सी वाली खबर फैलती है आग की तरह, वो हमें बताना है। जैसे पेनफुल दुखद टॉपिक फैलता है क्या, अनवांटेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकल टॉपिक्स, तो जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसे हम बर्निंग इशू बोलते हैं, मतलब बहुत जल्दी वो फैलता है, महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का क्या मतलब है, कंजर्वेशन जो वर्ड है इसका क्या मीन है, इसमें मीन आएगा, कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है। तो कंजर्वेशन का मतलब वही किसी चीज़ का बचाव करना, किसी चीज़ की रक्षा करना, हमें उसको बचा के रखना।
तो देखते टू हेल्प समथिंग, मदद तो आ नहीं सकता किसी चीज़ की मदद करना। टू सेव समथिंग, बिल्कुल ये बी वाला आएगा। सेव मतलब रक्षा करना या फिर बचाव करना, किसी चीज़ को सेव अर्थात रक्षित करना, जैसे वो वाटर हो आपका, एयर हो आपका, और भी जो बहुत सारी फॉरेस्ट हो, ट्रीज हो, ये सभी चीज़ें जो जिनको हम रक्षा करते हैं उसको हम बोलते हैं सेव समथिंग या फिर कंजर्वेशन। तो आपका सही आंसर आएगा इसमें टू सेव समथिंग, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बोर्न, जो चंद्रशेखर हैं आपने जो लेसन लास्ट वाला है उनका बोर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था। एक तो आपको कल्पना चावला का याद रखना है अच्छे से, और एक इसके बाद में आपको चंद्रशेखर का याद रखना है। जो कल्पना चावला का हमने जन्म पढ़ा था वो हमारा 17 मार्च का था 1962 का, ये आपको करनाल हरियाणा में अच्छे से याद रखना है। अब चंद्रशेखर का हम याद रखेंगे 23 जुलाई 1906 भाभरा इन झाबुआ, 13 जुलाई 1906 भाभरा इन झाबुआ, 17 मार्च 1962 भाभरा इन झाबुआ। तो भाभरा इन झाबुआ ये तो सही है, तीनों में भाभरा झाबुआ में हुआ था उनका जन्म, लेकिन जो तारीख है वो देखते हैं सही से डेट कौन सी, तो 23 जुलाई, फर्स्ट वाला जो आपका 23 जुलाई वो आपका सही आंसर है। 1906 1906 भाभरा में, 13 जुलाई को नहीं है, 13 जुलाई को, 17 मार्च 1962 भाभरा इन झाबुआ। तो ये आपको याद रखना 17 मार्च 1962 करनाल इन हरियाणा में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। और जो चंद्रशेखर इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 भाभरा इन झाबुआ में। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ड आज़ाद मीन, आज़ाद शब्द का क्या मतलब होता है, उनके नाम के पीछे आज़ाद लगा था उसका क्या मीनिंग होता है। हेल्प नहीं होता, फ्री, उसका मतलब होता है फ्री मतलब आज़ाद, अपन फ्री में बोलते हैं कोई चीज़ फ्री है मतलब वो आज़ाद है। सेव भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर वन वर्ड में दिए गए हैं 3 क्वेश्चन। वन हु टीचेस इज कॉल्ड, जो हमें टीच करता है, जो हमें पढ़ाता है। अब जो हमें पढ़ाते हैं सबको पता है, टीचर बोलते हैं उसे हम। वन हु सेव्स, जो रक्षा करता है अदर दूसरों की, उसे क्या बोला जाता है, कॉल्ड मतलब बुला जाता है, बुलाना जाता है। तो टीचर तो हो नहीं सकता, सेव अर्थात सेवियर, रक्षक, सेवियर का मतलब होता है रक्षक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कट्स, जो कट्स करता है, वुड लकड़ियों को काटता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो लकड़ियों को काटने वाला वुड कटर, आपका लकड़हारा या फिर वुड कटर जो होता है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्ट टाइप। इन्हें आप 1 या 2 बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और आपके 10 में से 10 आंसर सही हो जाएंगे। इसके बाद में आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं जो मैंने लिख रखे हैं, अगर आप बोलेंगे तो इनका भी आंसर मैं आपको बना दूंगा।